C# वगैरह किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के बारे में क्या जानते हैं, फिरदौस बताएंगे। फिरदौस, क्या कुछ आइडिया है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के बारे में? मतलब एसक्यूएल क्यों सर सीखना चाहते हैं, क्या जहाँ तक पर्पस है सर एसक्यूएल सीखने का? एसक्यूएल सर, जहाँ तक हम थोड़ा बहुत नॉलेज उसके हिसाब से सर, एसक्यूएल में सर बिहाइंड द कोड यानी बैकएंड का काम होता है सर, डेटाबेस का। ठीक है। जैसे जी सर, थोड़ा बहुत वही नॉलेज है सर। वीडियो वीडियो देखे थे हम थोड़ा हाँ। बहुत, टेबल वगैरह बनाना सर, फॉर्म वगैरह बनाना, बैक बिहाइंड द कोड, बैकएंड का काम सर। क्वेरी लिख करके उसे एग्जीक्यूट कराया जाता है। अभी लेटेस्ट एसक्यूएल सर्वर कौन सा चल रहा है पता है आप लोग को? हमको तो मालूम नहीं है सर। एसक्यूएल 2022 लेटेस्ट है। अभी जो आपने डाउनलोड किया था तो आपने ध्यान आप जो दिया होगा। डाउनलोड किए तो हाँ 2022 ही था सर। वो बिल्कुल लेटेस्ट है। हालांकि मेरे पास एसक्यूएल का लेटेस्ट वह एक पीछे का है, 19 का है। तो कंपनी में भी 19 ही चल रहा है, लेकिन 22 भी लॉन्च हो चुका है। मतलब इंटरव्यू का क्वेश्चन अगर निकलेगा तो आपको बताना होगा कि जो लेटेस्ट है वो कौन है और सबसे फर्स्ट वर्जन कब आया था। ये सब सारी चीज़ें मैं लिखवा देता हूँ एक बार, है ना। स्क्रीन शेयर करते हैं। हेडलाइन डाला मैंने, माइक्रोसॉफ्ट नाम इसका क्यों पड़ा है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ही एसक्यूएल सर्वर को लाया था। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर दिख रहा है ना फॉन्ट साइज को? दिक्कत तो नहीं ना फिरदौस? नहीं सर, सर्वर नहीं सर, दिख रहा सर, सही। इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही बोलते हैं, यानी सिक्वल और एसक्यूएल। समटाइम इसे लोग सिक्वल बोलते हैं। सिक्वल आती है क्या? इसी को लोग एसक्यूएल ही बोलते हैं, सिक्वल ही बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन है इज ए प्रोप्राइटरी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है प्रोप्राइटरी। सॉफ्टवेयर दो तीन टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं बिल्कुल ओपन सोर्स और एक होता है आपका लाइसेंस, और जो बीच वाला होता है वो प्रोप्राइटर होता है। वो उसका मतलब ये होता है कि ना तो फ्री ओपन सोर्स है और ना ही लाइसेंस्ड है। समझ रहे? तो ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, ये प्रोप्राइटरी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं है। सर हाँ बोलिए। इसको कैसे यूज करते हो सर? ना पैसा देना है ना फिर फ्री भी है, तो एक्चुअली क्या है कि जब कंपनी यूज़ करती है तो जैसे मान के लिए कि कोई छोटी कंपनी अगर यूज़ करना चाहेगी ना फिर दोस्त, तो वो लाइसेंस ना लेकर के प्रोप्राइटर लेगी उसका। जैसे मान के चलो अगर सोप्रो इंडिया ही अगर एसक्यूएल सर्वर पे काम करे कमर्शियल पर्पस से, तो पहले लाइसेंस नहीं लेगा, पहले प्रोप्राइटर बन लेगा उसका, ठीक है। इसके बाद लाइसेंस लेगा। बट कोई बड़ी कंपनी है, जैसे मान के चलो TCS है, IBM है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है, ये सब कंपनी अगर एसक्यूएल पे काम करेगी तो ऑब्वियस बात है कि लाइसेंस ही सॉफ्टवेयर पे काम करेगी। समझ गए फिरदौस? छोटी कंपनी और भी है जी सर, जो 20,000 25,000 30,000 तक सैलरी देने का सक्षम उसके पास क्षमता है। ऐसी कंपनियों को छोटी कंपनी कहते हैं बेसिकली। बड़ी कंपनियां भी छोटे सैलरी देती है, लेकिन उसकी ब्रांड का वैल्यू होता है। सपोज़ अगर आप किसी बड़ी कंपनी में आप चले गए, बेशक सैलरी छोटी है, तो आपका जो रेपुटेशन है ना और आपकी जो रिज्यूमे का जो वेटेज है वो एज कम्पेयर टू लोकल कंपनी और स्मॉल कंपनी थोड़ा ज़्यादा होगा। कोई भी बड़ी कंपनियां आपको लाइक करेगी अगर आप प्रीवियस एक्सपीरियंस में HCL, विप्रो, TCS का अगर आप दिखा दो तो बहुत सारी टॉप लेवल की कंपनियां आपको लाइक करने लग जाएगी, ठीक है। लेकिन उस लेवल की कंपनी में जाने के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप टॉप लेवल की MNC कंपनी में जाना चाहते हो तो कम से कम 5 साल आप लोकल सर्व करो, लोकल IT कंपनी में काम करो, किसी भी तरह से एक्सपीरियंस लो और 5 साल बाद फिर ट्राई करो।
ठीक है। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जिसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज शॉर्ट में सीक्वल बोलते हैं, इज अ प्रोप्राइटरी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि इसका जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिलेशन आपस में रिलेटेड है। इसके अंदर टेबल्स वगैरह उसे रिलेशन कहते हैं। तो जो भी टेबल्स इसके अंदर बनेगा, आप इस टेबल स्टोर करोगे, रिट्रीव करोगे, वो सारे टेबल्स एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, उसके कॉलम्स फील्ड सारे एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। सेकंड लाइन में मैं यही लिख रहा हूँ, एज अ database server, it is a software product with the primary function of storing and retrieving data as requested by other software application, which may run either on the same computer or on another computer across a network। इसका कहने का मतलब ये है कि इस डेटाबेस सर्वर का बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ही है जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, और कब, जब कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसे प्राइमरी फंक्शन क्या है सर? प्राइमरी फंक्शन यही है। मतलब कहने का मतलब, अगर कोई कहेगा कि रिएक्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है तो आप क्या बताओगे, जेएस का प्राइमरी फंक्शन क्या है तो आप क्या बताओगे, बताइए। कोई कहेगा कि मोबाइल का प्राइमरी फंक्शन क्या है, आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है। हर प्रोडक्ट का प्राइमरी फंक्शन होता है, हर एक सॉफ्टवेयर का प्राइमरी फंक्शन होता है। कोई पूछेगा कि टाइपिंग मास्टर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, किस लिए हम लोग यूज करेंगे, किस फंक्शन की वजह से उसे यूज कर रहे हैं। समझ गए बात को। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है कि उसे किस पर्पस यूज किया जा रहा है, सबसे ज्यादा मतलब मेन मोटो क्या है उसे यूज करने का। समझ गए सजाद? जी सर। एसक्यूएल का मेन मोटो है डेटा को स्टोर करना और रिट्रीव करना। स्टोर मतलब संग्रह करके रखना, और रिट्रीव मतलब ज़रूरत पड़ेगा तो कहीं भी डिस्प्ले करना। तो रिट्रीव करने का काम किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से किया जा सकता है, चाहे वो सेम कंप्यूटर पे हो या डिफरेंट कंप्यूटर पे हो, एक्रॉस ए नेटवर्क, मतलब इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। जैसे मान के चलिए सुपर पाठशाला ही है, तो आप अपने घर बैठे भी लॉगिन कर लेते हो, पाठशाला में भी लॉगिन कर लेते हो, और कल के डेट में अगर आप इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर कहीं भी रहते हो तो वहाँ से भी लॉगिन कर पाओगे। क्योंकि हमने एक एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका कनेक्शन हमने डेटाबेस के साथ दिया हुआ है। तो जब रिक्वेस्ट आप लोग भेजते हो कि माई स्टूडेंट आई डी इज़ 4301 एंड पासवर्ड इज डॉट डॉट डॉट, तो ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है और आपके रिकॉर्ड को वैलिडेट की जाती है। अगर ये रिकॉर्ड फाउंड होता है तो स्टूडेंट पैनल खुल जाता है, और अगर ये रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता डेटाबेस के अंदर तो एरर मैसेज शो हो जाता है। यही होता है ना, चाहे वो पाठशाला की वेबसाइट हो या जीमेल की साइट हो या कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यस या नो। तो एसक्यूएल का काम क्या है कि अगर कोई एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हमारे पास भेज रहा है, अब किस पर्पस से भेज रहा है ये तो रिक्वेस्ट भेजने वालों को पता है। रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के तरफ से इसलिए भी भेजा जा सकता है कि भाई डेटा स्टोर कराना है डेटाबेस में, इसलिए भेजा जा सकता है कि डेटाबेस से डेटा को हमें डिलीट करना है, इसलिए भी भेजा जा सकता है कि डेटाबेस के डेटा को अपडेट करना है, और इसलिए भी कि जो डेटाबेस में Data स्टोर है उसे देखना चाह रहे हैं, रिट्रीव करना चाह रहे हैं, व्यू करना चाह रहे हैं। तो कई पर्पसेस से आपको रिक्वेस्ट जा सकता है। सर सर ये एसक्यूएल जो है
अगर विदाउट एसक्यूएल आदमी अगर फ्रंट एंड पर काम करना चाहे तो हो सकता है कि नहीं, इसका जरूरत सर हर जगह। तो फिर सिर्फ वो लोकल सर्वर पे काम करेगा, लोकल डेटाबेस पे काम करेगा, जिसमें लिमिटेड डेटा पे ही काम कर पाएगा। अगर हाई अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करने की बात आएगी, बड़े प्रोजेक्ट पे बात करने की आएगी, तो किसी न किसी डेटाबेस का सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। चाहे आप माई सीक्वल का लो, एसक्यूएल सर्वर का लो, ओरेकल का लो, कोई भी एक डेटाबेस सर्वर आपको यूज़ करना ही पड़ेगा फिरदौस, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए। और जो बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं कंपनी के अंदर, वो छोटे अमाउंट ऑफ डेटा के लिए तो बनते नहीं है। अब उसमें तो हम लोग एक दो असाइनमेंट जैसा जिस तरीके से बनाते हैं कि डेटा भेज दिया, ला दिया, तो उस काम के लिए तो उसमें बनता नहीं है। उस तरीके से सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, मिलियन में डेटा जाता है। आप फेसबुक को ही देख लो, इंस्टा को ही देख लो, हैं, यूट्यूब को ही देख लो, कितनी सारी वीडियोज़ अपलोड हो रही कि नहीं हो रही है, हैं? मिलियन में लोग वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, हर दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वो सब कहाँ जा रही है? डेटाबेस के अंदर जा रही है ना जी। यूट्यूब ने अभी तक वीडियो पोर्टल में सबसे टॉप नंबर का यूट्यूब वीडियो पोर्टल है। अगर डेटाबेस नहीं होता फिर दोस्त, तो क्या इतने लार्ज अमाउंट ऑफ वीडियोस को अपने अंदर अपलोड कर पाता यूट्यूब? क्या लोकल सर्वर के पास इतनी पावर है जो इतनी जीबी, टेराबाइट, जियोपोबाइट सबसे बड़ा साइज होता है कंप्यूटर में, सबसे छोटा साइज होता है बीट, और सबसे बड़ा साइज जियोपोबाइट, जिसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने। पेटाबाइट में बहुत सारा बाइट होता है, आप लोगों ने सिर्फ टेराबाइट तक सुना होगा कि 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB। मैं बताना चाहूँगा, हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल का सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट जो कि ऑनलाइन डिलीवर हो रहा है 8 बजे डेली, उसका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है आपको यूट्यूब पे कंप्यूटर फंडामेंटल के नाम से। उसे भी आप कभी कभी देखिए और पढ़िए, उससे बहुत ज्ञान होगा आप लोग को। चूँकि आप लोग कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आप सभी को बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने उस वाले वीडियोज़ में बेसिकली ही डिस्कस किया है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर की साइजेस कितने, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया, कैसे कैसे आगे इसको इम्प्रूव किया गया टेक्नोलॉजी को। तो आप लोग आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल करके, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, उसे ज़रूर फंडामेंटल को एक बार पढ़ो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में फंडामेंटल पढ़ना अनिवार्य है। फंडामेंटल पढ़ोगे तो आपको बेसिकली दिक्कत नहीं होगा कि भाई डेटाबेस का क्यों ज़रूरत है ना, स्टोरेज से क्या समझते हैं, मेमोरी क्या होता है, साइज से क्या समझते हैं, ये सब का दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, उसमें भी 26-27 वीडियोज़ आसपास अपलोडेड हैं, और उसको पढ़ के आप लोग ज्ञान लीजिए फ्री में, और आराम से कॉपी में उसका नोट्स बनाइए बढ़िया फर्स्ट क्लास, चूँकि आप लोगों के लिए वो बेसिकली ज़रूरी है। आगे किसी भी कंपनी में काम करिएगा तो बेसिक नॉलेज भी रहेगा, तो एक प्लस पॉइंट एड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर करिए, हाफ एन आवर का टाइम निकाल के बेसिक ऑफ कंप्यूटर को ज़रूर फॉलो करिए, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो मैं भी बात कर रहा था, जैसे कि सवाल किया था फिर दोस्त ने कि क्या सर अगर हम फ्रंट एंड जानते हैं तो बिना एसक्यूएल सर्वर के क्या डेटा स्टोर हो सकता है? तो आज जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर में मैंने आपको लोकल सर्वर बताया था, याद होगा फिर दोस्त, और जावास्क्रिप्ट में भी हमने लोकल डेटाबेस का चर्चा किया था, याद है आपको? हमने जावास्क्रिप्ट में लोकल डेटाबेस का चर्चा किया था, और लोकल सर्वर के साथ हमने एंगुलर में कनेक्शन भी करवाया था। 4 फंक्शन बनाए थे, क्रेड एप्लीकेशन परफॉर्म किया था, लेकिन हमने उस टाइम ये बताया था कि ये सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज़ किया जाएगा। अब मेरी बात को सुन रहे हैं फिर दोस्त, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, मैंने ये बात बोला था कि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज़ किया जाता है लोकल सर्वर, क्योंकि जो वहाँ पे डेटाबेस बन रहा था वो फेक एपीआई के तरफ से बन रहा था। फेक एपीआई समझ रहे हैं आप लोग? फेक एपीआई क्या होता है? फेक एपीआई मतलब कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है। एक एपीआई गूगल पे फ्री एंड पोस्ट रहता है। हाँ, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, छोटी कंपनियाँ जब भी अगर डेटा स्टोर करेगी, उसका एसेंशियल डेटा होगा, तो थोड़े ना फेक एपीआई पे स्टोर करेगी, या तो एसक्यूएल सर्वर को सेलेक्ट करेगी जो हाई अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट और सिक्योरिटी में नंबर 1 माना जाता है। और भी अगर बड़ी कंपनी है तो ओरेकल को फॉलो करेगी, ओरेकल और भी ज़्यादा सिक्योर्ड है, टफ भी है सबसे ज़्यादा। ओरेकल जो है हाई लेवल का डेटाबेस मैनेजमेंट है। और माई सीक्वल ओपन सोर्स है, प्योर ओपन सोर्स है। अगर कोई मिड लेवल की कंपनी है और अपने डेटा को स्टोर करना चाहेगी विद सिक्योरिटी, तो फिर माई सीक्वल को फॉलो करेगी।
तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आईटी एपीआई हाँ सवाल सर करिए। एपीआई को जैसे लगता है कि लिंक जैसे करना पड़ता है क्या, जैसे हम सीएसएस जावास्क्रिप्ट वगैरह लिंक करते हैं, सीएसएस एक को आपने फेक लिंक किया एपीआई। है, एक्सटर्नल सीएसएस और जेक्वेरी या जावास्क्रिप्ट को लिंक किए होंगे, जो एक्सटर्नल होगा लिंक टैग लगा करके। एच एपीआई कुछ ऐसा ही होता है, उसमें यूआरएल होता है। क्योंकि हम देखे थे सर, क्योंकि हाँ वेदर URL वगैरह होता का है। लिंक हम फिर उठाए थे ना, हाँ अभी तो आप लोग लंदन स्किल वगैरह अफ्रीका पढ़ कोई भी लीजिए, चीज़ फिर का। हम क्या करेंगे ना कि सी शार्प के साथ तो इसको तो जोड़वे करेंगे, बैकएंड है तो इसको फ्रंट में भी जोड़ेंगे, जावास्क्रिप्ट से भी जोड़ के दिखाएंगे और रिएक्ट से भी जोड़ के दिखाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस रहेगा आपके लिए, करके ही दिखाएंगे। इसीलिए मैंने बोला भी था कि एसक्यूएल का एक बार नॉलेज जरूर लीजिएगा, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं। चाह भी रहा था सर, होना भी चाहिए कि फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट कैसे जोड़े जुटेगा तो कैसे, कोई बड़ी बात नहीं है बस एक लाइन की एपीआई उसमें लगेगा। और बट तब है कि डेटाबेस हैंडल करने आना चाहिए। अब किसी को अगर क्वेरी लिखने नहीं आ रहा, टेबल बनाने का, डेटा इंसर्ट कराने का, तो वो कैसे रिएक्ट में उसको फेंक पाएगा डेटा को? रिएक्ट से डेटा कैसे रिट्रीव करेगा? रिट्रीव करने की क्वेरी भी तो लिखने आना चाहिए कि डेटाबेस से टेबल के रिकॉर्ड को रिट्रीव अगर करना है, व्यू कराना है। मान के चलो हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है जिसमें हज़ारों रिकॉर्ड्स हैं, उसमें सिर्फ वैसे स्टूडेंट को देखना चाहते हैं जिसका फर्स्ट लेटर ए से स्टार्ट होता है। अब ये कंडीशन ही किसी को पता नहीं है फिर दोस्त, तो रिएक्ट पे कैसे डेटा ले जाएगा? हैं रिएक्ट तो पता है कि रिएक्ट कैसे चलता है, कंपोनेंट क्या है, रिटर्न क्या है ना, ये सब तो पता है। लेकिन एसक्यूएल के अंदर क्वेरी क्या लिखेंगे कि वो रिएक्ट पे दिखेगा? समझ रहे बात को? ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, तो ये चीज़ आएगा तब ना। तो वही चीज़ पहले सिखा रहे हैं कि कैसे डेटा को सेलेक्ट किया जाता है, कंडीशनल बेसिस पे कैसे डेटा सेलेक्ट करके लाया जाएगा, डेटा इंसर्ट कराना है तो कैसे इंसर्ट होगा, है ना। डेटा को आप किसी भी एप्लीकेशन से, जैसे ये लाइन क्या कह रहा है, ये लाइन यही तो कह रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से आप डेटा इंसर्ट और रिट्रीव कर सकते हो, चाहे वो एप्लीकेशन रिएक्ट का हो, चाहे वो एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट का हो, चाहे वो एप्लीकेशन सी शार्प का हो, पीएचपी का हो, पाइथन का हो, डॉट नेट का हो, एमबीसी का हो, कोर का हो, कोई भी हो, कोई भी एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस कनेक्ट हो सकता है। समझिए बात कि नहीं समझे, बताइए। जी सर। और कोई क्वेरी है अभी तक? आगे बढ़ूं? सर एक तो आपसे रिक्वेस्ट था कि जब भी रिएक्ट का सर यहाँ फिलअप करते हैं, मतलब कि रिएक्ट में अगर कोई जॉब होता है तो हमेशा वो पूछता है कि आपके पास रिडैक्स और फ्लैक्स का कितना दिन का एक्सपीरियंस। और जहाँ तक सर हम लोग समझते हैं रिडैक्स और फ्लैक्स तो लिखवाए थे और कुछ पढ़े भी हैं, कि सर उस पर काम कैसे होता है प्रैक्टिकली सर, नहीं किया है ना। आगे थोड़ा सा रोशनी डाल देते, कभी डाल देंगे रोशनी, हम लोग प्लीज सर डाल देंगे। सजाद को दे दो, कल यही बना करके रोशनी डाल के भेज देगा सजाद से तो बोले थे सर, हमने तो 4 बजे जुड़ते तो बोले थे अभी बात, और भी सीरियस लिया नहीं है। एक दिन अपने से एपीआई मार करके रीड और रिट्रीव कर लिया सर। ये डेटा। आज बोले हैं सर 4 बजे शाम में सर। हाँ तो कल तक मिल जाएगा तुमको, फिर दो चिंता न करो। समझ गए फिर दोस्त? क्योंकि सजाद जब क्वेश्चन करता है तो इस क्वेश्चन को अपना सॉर्ट आउट करने लग जाता है, और मेरे पास जब क्वेश्चन आता है और मैं जब प्लान करता हूँ सॉर्ट आउट करने के लिए, उससे पहले ही इसके पास आंसर होता है तैयार। अब बताओ, इससे फास्ट रिजल्ट चाहिए तो रिडक्स और फ्लेक्स मेहनत करता है, मेहनत में कमी नहीं। खाली को मोबाइल फ़ोन नहीं ले रहा, यही सबसे बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा आगे चल करके। इस चीज़ को समझ नहीं रहा है ना, समझना पड़ेगा। ले लेगा सर। चलिए फिर कल आप उसकी प्रैक्टिकल एक छोटा सा बना करके, पहले छोटा सा, कोई भी नया चीज़ पहले छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, फिर बड़े से स्टार्ट करना चाहिए। तो रिडक्स और फ्लैक्स का एग्जांपल इन रिएक्ट सजाद अब करके ग्रुप में वीडियो बना के डाल दीजिएगा, ठीक है सजाद? अगर आपसे नहीं होगा तो लास्ट में फिर हम देखेंगे। जी सर। चलिए आगे बढ़िए फिर दोस्त, कोई दिक्कत? नहीं सर, बढ़िया सर। चलिए, एसक्यूएल सर्वर का डेवलपर का नाम आप लोगों को पता ही होगा। कौन है डेवलपर? बताओ जी। फिरोज माइक्रोसॉफ्ट, यही है ना? ये कंपनी डेवलपर है। इसके अंदर कोई टीम था, उसका नाम था बीच चैम्पियन करके, उस नाम है उसका, उन्होंने डेवलप किया था। और फर्स्ट टाइम जो इनिशियल रिलीज हुआ
ये हुआ है आपका अप्रैल 24, 1989। हालांकि काम तो पहले ही से होने लग गया था, 1970s के आसपास काम होने लग गया था, लेकिन फर्स्ट वर्जन अप्रोक्स 35 इयर्स ले लो, क्योंकि 89 प्लस 35 24 होता है कि नहीं। ईयर्स अगो एज एसक्यूएल सर्वर 1.0, कोई बोलेगा भाई 1.0 कब आया, तो 1989 24 अप्रैल, यानी अभी से 35 साल पहले 1.0 आ गया था। मैं आपको फिर से बता देना चाहूँगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी का जो वर्जन आता है उससे पहले टेक्नोलॉजी पे काम शुरू हो गया होता है। जब टेक्नोलॉजी सक्सेस करता है, मार्केट में काम करना अच्छा से शुरू हो जाता है, तब जा कर के उसका वर्जन रिलीज होना शुरू करता है। यानी जहाँ तक मैंने इसका हिस्ट्री पढ़ा है, तो हिस्ट्री में यह है कि 1970s के आसपास एसक्यूएल को लाया गया था और धीरे धीरे काम किया गया। काम करने के बाद 1989 में काम अच्छा हुआ, फिर 1.0 वर्जन को लॉन्च किया गया। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो एसक्यूएल लिखा गया है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है आपका C++। देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। कौन सा लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ किया गया है एसक्यूएल बनाने के लिए? C++, क्योंकि उस टाइम C++ ही था। मैं बताना चाहूँगा कि जावा 1995 में लॉन्च हुआ, .NET 2000 में, C++ तो 1970 सेंचुरी का है, एक 1972 का है, एक 1983 के आसपास का डेवलपमेंट है। तो उस टाइम दो ही लैंग्वेज था ही, जावा ये सब था ही नहीं उस टाइम, न पाइथन था न जावा था। पाइथन, जावा और .NET सब 1990 के बाद आया है, बट एसक्यूएल 1989 में डेवलप हो गया था। समझ गए आप लोग? समझे कि नहीं समझे? यानी C# आने से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल को ला दिया था। तो पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट किसका है सर? माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट के है, नहीं पता है क्या? बिल गेट इसके फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने इनिशिएट किया माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर है ना। गूगल के सुंदर पिचाई ना सर, वो तो सीईओ है ना। बिल्कुल, ये सब थोड़ा सा नॉलेज आप लोग पढ़ के रखिएगा, पढ़ते रहिएगा तो हो जाएगा। अच्छा, एसक्यूएल का स्टेबल रिलीज कब हुआ? फरवरी में। और इसका जो अभी करंट वर्जन है वो 2022 है, ये भी लिख देता हूँ मैं। स्टेबल रिलीज, दो चीज़ आपको पता होना चाहिए हमेशा। लेकिन आप लोग बात ध्यान रखें, जो मान के चलिए साल भर पहले पढ़े हैं, तो हर टेक्नोलॉजी का इनिशियल रिलीज और स्टेबल रिलीज आप लोग ज़रूर अपडेट करके रखिएगा अपने नोट्स में। बहुत सारे बच्चे तो नोट्स ही नहीं बनाते हैं, पता नहीं नोट्स बनाने में क्या होता है इनको। कुछ बुरी संगति में पड़ जाते हैं, इसीलिए नोट्स नहीं बना पाते हैं। बुरी संगति से दूर रहिए, बुरी संगति से दूर रहिए। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो बुरी संगति में पड़ जाते हैं, उस संगति का असर बड़ा ख़राब होता है। तो अच्छे चीज़ों को सीखिए और बुरे चीज़ों को अवॉइड करिए हमेशा। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ये एसक्यूएल आया था तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो रहा था? लगभग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स पे भी, लिनक्स पे भी, यूनिक्स पे भी, ठीक है। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? यूनिक्स नहीं था, लिनक्स था उस टाइम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, लोग यूज़ करते थे इसे। और एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो आज भी यूज़ होता है, अभी भी यूज़ कर रहे हैं, 11 वर्जन। तो इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका एसक्यूएल सर्वर रन करेगा। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है वो मैं लिखवा देता हूँ, जिसके बारे में अभी मैं बताया था वो मैं लिखवा दूंगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखवा देते हैं। क्या है इसका मतलब? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब मैंने क्या बताया था कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ नॉन फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ नॉन फ्री सॉफ्टवेयर, मतलब वो फ्री नहीं है बट बहुत ज़्यादा लाइसेंसी भी नहीं है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा।
software. Proprietary software is a subset of non-free software, a term defined in contrast to free and open source सॉफ्टवेयर. मतलब ये बहुत ज़्यादा लाइसेंसी भी नहीं है और ओपन सोर्स भी नहीं है. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसको लोग ऐसे जनरल भाषा में बोल देते हैं कि भाई ओपन सोर्स नहीं है, बट ये उतना ज़्यादा लाइसेंस्ड भी नहीं है. मतलब दोनों के लिए अवेलेबल है. कई बार मार्केट में आप जब परचेज करने जाते हैं तो आप भाई उस किस चीज़ क्या परचेज कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी ले रहे हैं या फिर प्योर लाइसेंस ही ले रहे हैं. प्योर लाइसेंस ही लीजिएगा थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, प्रोप्राइटरी लीजिएगा थोड़ा कम कॉस्ट पड़ेगा. फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल अवेलेबल है ही नहीं. एसक्यूएल सर्वर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है. या तो प्रोप्राइटरी लेना पड़ेगा फॉर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, या तो फिर लाइसेंस ही लेना पड़ेगा फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है. अब मैं बताता हूँ कि एसक्यूएल जो है फ़िलहाल अभी 2024 जो है इसमें क्या क्या सपोर्ट किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा और क्या क्या हटा दिया गया. हालांकि एसक्यूएल तो 1.0 से आना शुरू हुआ. 2005 एसक्यूएल पे भी मैंने काम किया है, 2000 पे भी काम किया है मैंने एसक्यूएल पे. ठीक है. तो अब मैं बताता हूँ कि अब जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, बाकी सारी पुरानी चीज़ों को हटा करके अब क्या क्या ये यूज़ कर रही है, अभी मैं सपोर्टेड है वो बता दे रहा हूँ. करेंटली एज ऑफ फरवरी 2024 का रिकॉर्ड है, बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल 2 महीने पहले की बात है. एसक्यूएल हर 6 महीने पे अपडेट नहीं होता जावास्क्रिप्ट की तरह. एसक्यूएल साल 2 साल पे अपडेट होता है. विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी साल 2 साल पे अपडेट होता है. जितने बड़े बड़े पैकेज है ना वो एक हर 6 महीने पे अपडेट नहीं होता, साल 2 साल लग ही जाता है. माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोडक्ट साल 2 साल बाद ही अपडेट करता है, वो तुरंत अपडेट नहीं करता. जावास्क्रिप्ट हर 6 महीना पे अपडेट होता है. रिएक्ट, एंगुलर, ये सब हर 6 महीना साल भर पे अपडेट होने वाले टेक्नोलॉजीज हैं. बट माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट हर 6 महीना पे अपडेट नहीं होता, साल भर 2 साल लगता ही लगता है. क्योंकि काफ़ी सारे इसमें लार्ज लाइब्रेरीज वगैरह को भी तो लाना पड़ता है ना. लार्ज सॉफ्टवेयर, लार्ज लाइब्रेरीज, फंक्शंस, क्लासेस को ऐड करने होते हैं तो समय लगता है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को लॉन्च होने में. तो एज ऑफ फरवरी 2024 द फ्लोइंग वर्जन्स आर सपोर्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. क्या है? सबसे फर्स्ट है, पॉइंट आउट कर देते हैं, एसक्यूएल सर्वर 2008, एसक्यूएल सर्वर 2008 R2, एसक्यूएल सर्वर 2012, एसक्यूएल सर्वर 2014, एसक्यूएल सर्वर 2016. देखिए तो हर साल थोड़ा ना अपडेट हुआ है, साल 2 साल का गैप है ना जी, बिल्कुल गैप है. एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे देखो जी सर. 1 साल का गैप है, लेकिन तुरंत फिर 17 के बाद फिर 19 आया, जिसको अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में. ठीक है. इसके बाद लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट क्या है? 22. 2022 है सर. ये लेटेस्ट है. अब इसकी कुछ विशेषता है जिस पे फोकस डालते हैं. क्या विशेषता है बता रहा हूँ. From SQL Server 2016 onward, the product
इज सपोर्टेड ऑन x64 का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 2 बिट में कैटेगराइज्ड है, x64 और x86 जो 32 बिट्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करते हो तो आइदर 32 बिट पे करते हो या फिर 64 बिट पे करते हो। तो हालांकि अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है वो सारा 64 बिट्स आ रहा है, लेकिन एक ज़माना था कि उस टाइम 32 और 64 दोनों आता था और दोनों में से आप किस में सेलेक्ट कर रहे हैं वो आता था। और सॉफ्टवेयर भी दोनों टाइप के बिट्स के लिए बने गए थे। जैसे एसक्यूएल 2005 ही हम लोगों ने यूज़ किया है, 2008 भी यूज़ किया है, तो ये भी दोनों बिट्स के लिए यूज़ होते थे, x64 के लिए भी और x86 के लिए भी। अगर आप अपनी कंप्यूटर के बिट्स जानना चाहते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट्स क्या है, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स वहाँ पे दिस पीसी में जाके पर्सनलाइज प्रॉपर्टीज़ में जाके माई कंप्यूटर के अंदर आप उसकी बिट्स को जान सकते हैं। एक बार मैं आपको शो करना चाहूँगा, तो मैं अपने माई कंप्यूटर में चला जाता हूँ। ये रहा हमारा माई कंप्यूटर, दिस पीसी के अंदर आ गया और इसके अंदर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको बिट से शो कर देगा। तो ये है आपका 64 बिट जो x64 बिट बेस्ट प्रोसेसर है। वही अगर आप इसके पहले बहुत 4-5 साल 7 साल पहले की अगर बात करें तो उस टाइम ना 2 ऑप्शन होता था, 32 को ही 86 लिखा जाता था। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या लिखा जाता था, x86, और 64 बिट को x64 ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है सिस्टम की टाइप, इन ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है, कंप्यूटर के रिसोर्स को मैनेज करना। चूँकि मैं अभी 11 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये रैम हमारे पास 8 GB है। इस तरीके से चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन क्या कहता है, सपोर्टेड ऑन x64 बिट्स, है ना, प्रोसेसर only and must have 1.4 GHz, ये सिस्टम का स्पीड है। प्रोसेसर has a minimum 2.0 GHz और faster is recommended। यानी अब अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तो कम से कम 2.0 GHz का प्रोसेसर स्पीड होना ही चाहिए। तो 11 जनरेशन में तो इतना है, इससे कम नहीं है। ठीक है, तो ये है एसक्यूएल सर्वर के सॉफ्टवेयर के लिए आपकी प्रोसेसर का स्पीड, क्योंकि भाई एसक्यूएल सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा बड़ा है और उसे चलाने के लिए स्पीड तो चाहिए ही चाहिए। और अगर कोई HDD अभी भी यूज़ कर रहा है, SSD अगर यूज़ नहीं कर रहा है, तो जल्द से जल्द SSD पे आ जाए। और अगर SSD आप यूज़ नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका एसक्यूएल जो है ना अच्छा से नहीं चल पाएगा। समझ गए ना शहजाद, ये है कहानी। इसलिए SSD पे ज़रूर फटाफट स्विच मारिए, देर मत करिए सब चीज़ में। ठीक है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए ज़रा। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्टैंडर्ड होता है एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। फुल फॉर्म अगर पढ़ना हो तो कंप्यूटर फंडामेंटल ज़रूर पढ़ो, 1000 फुल फॉर्म्स आपको मिलेंगे वहाँ पे कंप्यूटर का। ज़रूर पढ़ो, हाफ एन आवर कंप्यूटर का बेसिक आप लोग, क्योंकि बचपन से आप लोग को कॉलेज में अच्छा से पढ़ाया नहीं गया। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी आपने कोडिंग पकड़ा 1 साल में, तो इस एक कोडिंग तो मैंने सिखा दिया, लेकिन बेसिक ऑफ कंप्यूटर का तो नॉलेज बिल्कुल है ही नहीं आप लोगों के पास। इसलिए ज़रूर फोकस करिए। कंप्यूटर फंडामेंटल प्लेलिस्ट आप लोगों की ज़रूरी की चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर। एक बार पढ़िए फिर कहिए कि नहीं सर वाकई में हमारे लिए हेल्पफुल है। पढ़ना चाहिए समय निकाल करके, ठीक है, बदल बदल के चीज़ें पढ़िए, मन भी लगेगा पढ़ने में। अब सबसे पहले ये यहाँ पे लिखते हैं कि भाई एसक्यूएल सर्वर होता क्या है। इसके पहले हमने लिखवाया, एक लाइन लिखवाया कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका काम क्या है, डेटाबेस को स्टोर करना और रिट्रीव करना। ये तो लाइन क्लियर हो गया। ठीक है, इट इज़ यूज टू मैनेज डेटाबेस। अब आते हैं, एक लाइन यहाँ पे और लिख लो।
मैंने जो यहाँ पे वर्ड है ना बहुत बड़ा वर्ड है, समझ रहे बात को। मैनेज वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। अब एसक्यूएल को चलाने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के पास। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का, जो कि है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ से जाएंगे और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करेंगे, SSMS सर्च मारेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा। हालांकि हमारे पास अभी 19 ही है, कोई बात नहीं, हम भी 22 पे आ जाएंगे जल्दी ही। फिलहाल अभी कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेरी वगैरह सब अभी सेम है। सेम क्वेरी को अब 2008, 2016, 2017, 2019 एसक्यूएल पे भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने पास अभी 2008 का भी एसक्यूएल रखा हुआ हूँ पुराने लैपटॉप में, ज़रूरत पड़ जाता है कभी कभी। कई पुराने प्रोजेक्ट्स जो है ना वो पुराने सॉफ्टवेयर के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं, तो इसलिए रखना पड़ता है। तो अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ एसक्यूएल सर्वर 2019 यूज़ कर रहा हूँ, यानी लेटेस्ट से एक पीछे यूज़ कर रहा हूँ, और कंपनी भी 90% अभी यही यूज़ कर रही है। हालांकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सेम सिंटैक्स सेम सब कुछ है। 2022 में थोड़ा सा बस खाली एक ट्रस्टेड वाला वहाँ पे ऐड कर दिया है। ऑब्वियस ही बात है कि लेटेस्ट है तो कुछ तो थोड़ा बहुत ऐड रहेगा ही रहेगा। तो हम भी प्रयास करते हैं कि जल्दी जून तक, जून के ख़त्म होने से पहले ही 2022 हम भी इंस्टॉल इसमें कर लें। तो देखिए ये आपका एसक्यूएल सर्वर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर सभी के पास होना चाहिए। और इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करने का विधि क्या है ये भी सिखाई देता हूँ आज ऑनलाइन क्लास में, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। हालांकि जिन्होंने कर लिया है वो तो कर ही लिया है, और जो नहीं किए हैं उसे बता देता हूँ। सबसे पहले गूगल में जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड, ये भी नॉलेज होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे आपको चले जाना है, और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, एक डेवलपर टैब और एक एक्सप्रेस टैब। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड नाउ एक्सप्रेस पे कर देता हूँ क्लिक। अभी एक्सप्रेस डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और जाने के बाद इसे क्या करूँगा, ओपन करूँगा डाउनलोड्स को। चलिए यहाँ से डाउनलोड्स को ओपन करता हूँ, ये ओपन किया, ठीक है, डाउनलोड हो गया है। और यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इसे रन कराता हूँ। 2 बार डाउनलोड हो गया, एक बार हटा देते हैं यहाँ से, और इसको डबल क्लिक करके आपको रन कराना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से यस कर लेना है, और यस करने के बाद ये थोड़े देर में इंस्टॉल हो रहा है। चलो साथ साथ मेरा एसक्यूएल 2022 भी इंस्टॉल भी हो जाएगा आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते, बहुत अच्छी बात है। अब ये 3 टैब यहाँ पे शो कर रहा है, आपको बेसिक को सिलेक्ट करना है। बेसिक का मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, लाइसेंस को। और ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पे इसे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मैं सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, और ऑलरेडी हमारे पास 19 पड़ा हुआ है। तो देखते हैं क्या करता है। इंस्टॉल में इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या करेगा, यहाँ से सारे पैकेजेस को डाउनलोड कर लेगा, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना शुरू करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है, पैकेज इसका डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए, तो इसके बाद क्या करना होगा कि आफ्टर डाउनलोडिंग यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट SSMS। ठीक है, कनेक्ट SSMS आएगा और आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद चलो मैं देख ही लेता हूँ, थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ 10 मिनट, क्या दिक्कत है। आज पूरा स्टेप बता ही देंगे ना, फर्स्ट डे का लेक्चर है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग आप भी तो डाउनलोड कर लिएगा सर। हाँ, हो ही रहा है। दो 266 MB के आसपास है इसकी साइज। डाउनलोड सक्सेस एपीआई का यूज होगा ना सर?
क्यों नहीं, एसक्यूएल में एस पी डॉट नेट के अंदर, एस पी डॉट नेट एम के अंदर, रिएक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई को यूज़ करके आप डेटा को रिट्रीव कर सकते एपीआई बहुत ज्यादा पूछता है सर इंटरव्यू में, इसीलिए कर लेना, एक दिन कर लीजिएगा। बस खाली डर ही लग रहा ना, अभी तक तो इंटरव्यू फेस किया नहीं है। अभी तक एक भी इंटरव्यू तो फेस किया है? नहीं, वर्क जो कोई कर रहा है ना, फ्रेंड है, तो ऐसे इंटरव्यू इवेंट लिया था। एक्चुअली होता है क्या है, देखो बताता हूँ फिरदौस, जब किसी से मिलोगे ना आप, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि इतना आसान पूछता है, वो डायरेक्ट वो बोलेंगे जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जो चीज़ उनके लिए सबसे टफ चीज़ है वही चीज़ आपको बोलेंगे वो, जबकि वो टफ चीज़ वैसे काम नहीं कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है उनके लिए न्यू हो, काम कर रहे हो पुराने चीज़ पे, छोटे से किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, मॉडल पे काम कर रहे हो, लेकिन इंसान उस चीज़ के बारे में जिक्र करता है जो चीज़ वो खुद ही जानना चाहता है, आपसे बताना नहीं चाहता है, जानना चाहता है। ये आपका 4-5 पूछा था सर। हाँ, एपीआई पूछा, होस्टिंग पूछा, फिर रिडैक्स फ्लैक्स। तो होस्टिंग तो आपने देखा था, होस्टिंग तो मैंने दिखाया था होस्टिंग आपको। तो हम समझिए सर, टॉप टू जैसे टॉप जो है ना, वो वेरिएबल और फंक्शन को टॉप पे जैसे वर्क करता है सर होस्टिंग, उसके बारे में बना के भी उसको दे गए थे, प्रैक्टिकल किए थे मुझे, हो गया था सर। सब हो जाएगा धीरे धीरे। अरे सीखते सीखते देखो होता है क्या है कि अगर आदमी के पास बेसिक क्लियर है तो धीरे धीरे आगे अपने आप से सब कुछ सीख लेता है। वैसा माहौल मिलेगा तो सीख ही लेगा, करना क्या है, प्लेटफॉर्म अगर एक बार मिल जाए सीखने का तो क्यों नहीं सीखेगा, सीधी सी बात है, सीख लेगा। प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, मान के चलो किसी को रिएक्ट पे काम मिल गया तो रिएक्ट में आगे सीखेगा, किसी को सी शार्प में मिलेगा तो सी शार्प में सीखेगा, किसी को पाइथन में मिलेगा पाइथन में सीखेगा। काम मिलने के ऊपर है ना, किस पे काम मिला। और जब कंपनी में काम होता है तो सारे टॉपिक थोड़ा नहीं याद रहता है आपको, वही टॉपिक याद रहता है जिस टॉपिक पे काम हो रहा है। फ्रंट में जेएस में आ गया क्या सर? क्या फ्रंट एंड क्लास जो ले रहे हो उसमें जेएस में आ गया क्या? जेएस पढ़ा रहा है? अभी नहीं आए, तो लगता है सीएसएस में। सीएसएस इंट्रोडक्शन है भी हुआ है शुरू। अभी तो सबका वीडियो डल ही रहा है, आराम से अप टू डेट रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SQL Server 2022 इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर लिनक्स, जो कि अभी हम किस पे डाल रहे हैं, विंडोज़ पे डाल रहे हैं, ये लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। ज़रूरी का चीज़ है ना, इंटरव्यू में 60% 70% सवाल एसक्यूएल से ही पूछा जाता है, तो एसक्यूएल को आप लोग अच्छे से पढ़िए। सी शार्प, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट से आपको 30% पूछा जाएगा, ठीक है, 10% आपको जेनरिक्स पूछा जाएगा, और बाकी जो 60% है ना वो डेटाबेस से सवाल किया जाएगा। मैं पुराना वाला एसक्यूएल को जो है ना यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तब तक इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब बाद में भी अनइंस्टॉल कर लेंगे। देखते हैं मैसेज क्या आता है, या तो दोनों इंस्टॉल हो जाएगा, पहले से तो एक इंस्टॉल है, एक और भी इंस्टॉल हो जाएगा, और नहीं तो फिर उसी पे अपग्रेड भी हो सकता है अगर ऐसा फीचर होगा तो होने के बाद है ना समझ में आएगा। मैसेज आने के बाद ही। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने भी आना चाहिए, कभी भी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटा करो। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, ये सब तो हम डेवलपर, अभी सोच भी रहे थे सर, हम सोच रहे तो आप स्टार्ट करें, ये सब चीज़ें आना चाहिए। मान के चलो अगर कभी सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, कुछ हो गया, और अगर उस टाइम जिससे आप हेल्प लेते हैं वो बिजी है, तब तो आप ऐसे रह जाओगे। तो नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिकली जो नॉलेज है ना वो होना चाहिए, सब बेसिक्स में आता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, ये सब बेसिक नॉलेज है।
बस होने ही वाला है। सारे सॉफ्टवेयर जो एजुकेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर ये पेमेंट लेने लग जाए तो कौन इंस्टॉल करेगा, जल्दी बताओ ज़रा। फिर लोग क्या करेंगे, एक जगह से इंस्टॉल करेंगे बाकी कॉपी कर लेंगे, ऐसा फिर होगा ही नहीं। जरूरत पड़ेगा तो सर है। करना ही पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इतना कम से कम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, कनेक्ट नाउ पे पहले क्लिक करके आपको टेस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं 2022 बहुत अच्छा से इंस्टॉल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करना है, आप इंस्टॉल एसएसएमएस पे क्लिक कर देना है। इसको आप रनिंग छोड़ दीजिए, इंस्टॉल एसएसएमएस पे क्लिक करिए और यहाँ से धीरे धीरे एसक्यूएल सर्वर जो है ना इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है उसका सॉफ्टवेयर। ये देखिए फर्स्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पे ये वाला है, ये है ना, यस। ये एसएसएमएस का सॉफ्टवेयर है। ये लगभग कितने एमबी का है, 485 एमबी का है। तुरंत हो जाएगा डाउनलोड, तुरंत हो जाता है सर। हाँ। ये लिंक कैसे आया आपको बताया मैंने, ये लिंक कहाँ से आया, यहाँ पे हमने क्लिक किया। यही प्रॉपर तरीका है इंस्टॉल करने का इसका। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, डायरेक्ट एसएसएमएस को इंस्टॉल कर देते हैं, फिर उनका चलता ही नहीं है। या फिर एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करके बस स्टार्ट करने के लिए शुरू कर देते हैं, तो भी दिक्कत होता है। तो करना क्या है, एसक्यूएल सर्वर को पहले इंस्टॉल करना है और फिर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को फिर इंस्टॉल करना है, जिससे आप क्वेरी लिखते हैं। बाकी विजुअल स्टूडियो तो आप लोग के पास है ही, विजुअल स्टूडियो 19 जी सर। वो भी किसी दिन आगे बैठेंगे, विजुअल स्टूडियो को भी लेटेस्ट अपडेट मार देंगे 2022। अभी लगता है लेटेस्ट वही है। अब यहाँ से इसको ओपन करते हैं और इसे रन कराते हैं। कह रहा है अनदर प्रोग्राम इज करेंटली यूजिंग दिस फाइल। ओके कोई बात नहीं, देख लेते हैं कहाँ से यूज़ कर रहा है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और वापस रन करते हैं। मैसेज समझ में आना चाहिए। यस, वेलकम, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन। इंस्टॉल कीजिए यहाँ से और यहाँ से आपको यस क्लिक कर देना है और थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है। अब आपको जो इंस्टॉल हो रहा है ना, ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2022 के लिए इंस्टॉल हो रहा है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, गूगल में गए, एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड लिखे और इसके बाद एसक्यूएल सर्वर को अच्छे से डाउनलोड किया, फिर इंस्टॉल किया। इसके बाद फिर हमने इंस्टॉल एसएसएमएस पे क्लिक किया और अब जो इंस्टॉल हो रहा है आप लोग को दिख रहा होगा, इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, एसएसएमएस शॉर्ट में है। टेक सम टाइम और इसके बाद ये एसक्यूएल सर्वर 2022 जो है इंस्टॉल हो जाएगा। उससे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है मेरा फ़िलहाल। तो आसिफ को जाना था ना सर, उसका भी एक्सपीरियंस डिमांड कर रहा है वहाँ पे 3-4 साल का। उतना एक्सपीरियंस पे सक्सेस अभी नहीं कर पाएगा, जिसको साल 1.5 साल 2 साल तक सक्सेस कर जाएगा।
ये थोड़ा समय लगेगा अब इंस्टॉल होने में, इंस्टॉल होने देते हैं। आपका कितना टाइम लगा था फिरदौस इंस्टॉल होने में SSMS? सर ये लगता है सर कि 15 मिनट लगेगा। हाँ 10-15 मिनट लग ही क्योंकि जाते फिर हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको दिखाते तो कैंसिल लिखा हुआ था, वो कैंसिल कर दिया। तो हो गया, मतलब उसके बाद बाहर निकल। अब उधर गर्मी वर्मी कैसा है सर? थोड़ा आज तो है, कल थोड़ा कम था लेकिन आज फिर से है। फिर से गर्मी इधर ठीक रहता है सर। उधर आप लोग इंटरव्यू दीजिए निकल करके ऑफिस में। बस ऑफिस ही नहीं निकल रहे हैं, बस सोच रहे हैं जाने के लिए। देर मत करिए। आज तो 2-3 जगह फोन किए तो बोला सर दिस टाइम अभी नो टाइम फ्रंट एंड डेवलपर, बट इन फ्यूचर यू वांट तो रिज्यूम सेंड करने के लिए बोला। फ्यूचर में होगा तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। भेज दिए तो व्हाट्सएप पर आप देख सकते नहीं, जरूरी है। हैं। कंसल्टेंसी से बात करने कैसा रहेगा सर? हेलो सर, कंसल्टेंसी से बात करना कैसा रहेगा सर? कंसल्टेंसी से बात करिए, naukri.com पे भी अपडेट करिए और विजिटिंग भी करिए। तीनों तरीके से अटैक करिए। आप सोचने समझने का अब टाइम नहीं ना है, अब तो सीधे बस लग जाना है किसी भी तरह से। चाहे छोटी कंपनी मिले चाहे बड़ी मिले, कैसी भी कंपनी मिले, स्टार्टिंग कहीं से भी शुरुआत होना चाहिए, बस यही माइंड में होना चाहिए। अब कहाँ फुर्सत है सोचने का। एक इंफोसिस का अपडेट किए थे सर, उसके वेबसाइट पे जाके आया था मैसेज, एक मेल आया था। वो सर 1 मिनट का इंटरव्यू भी सर वीडियो कॉल में दिलवाया। उसको अपलोड किए हैं, डाले हैं सब कुछ सर, फिर सेंड कर दिए। रिस्पॉन्स तो आया नहीं। 1 मिनट का वीडियो भी डालना था इंटरव्यू के लिए, मतलब इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब ये रिस्टार्ट मांग रहा है, इसके बाद ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर क्लास में, क्योंकि रिस्टार्ट होगा तो मीटिंग कट जाएगा। ठीक है ना। तो आज आप लोग को करना क्या है, व्हाट इज एसक्यूएल सर्वर पे नोट्स बनाना है और उसको समझना है। कमांड हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक है फिरदौस, नेक्स्ट डे से कमांड इसका पढ़ेंगे। डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, टेबल कैसे क्रिएट होता है, सारी चीज़ें। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। 22 इंस्टॉल हो ही गया। चलो फिर ना, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।